हाय एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स। अगर आपने हमारा सेवी ग्रेड ए का कोर्स लिया है तो आपको ये कॉस्टिंग में मिल जाएगा, मटेरियल कॉस्ट में, और ये अकाउंट्स का भी पार्ट होता है, फिनांस का भी पार्ट है। सो आप इसको हर जगह देखोगे। हो सकता है आप इसको पहले किसी कंपनी के पर्सपेक्टिव में देखोगे, या फिर यूनियन गवर्नमेंट जब बजट लेके आती है सो उसमें भी आपको ये दोनों टर्म्स बार बार मिलेंगे और हर साल मिलेंगे। तो आप इसको एक बार अच्छे से समझते हैं। मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि क्या होता है। उसके पहले आप देख लेते हैं कि इस आर्टिकल पे बेस्ड हमारा कंटेंट है आज का, राइट। तो गवर्नमेंट ओकेज रुपीज़ 60,000 करोड़ कैपेक्स। अब यहाँ पे देखो, कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो हम ये समझेंगे पहले आज के वीडियो में कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, देन रिसीट्स क्या होती है, ठीक है। उसके भी फर्दर कितने टाइप होते हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर में आपको मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फर्दर रिसीट्स में भी आपको मिलेंगे कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। तो हम आज एक ओवरव्यू पहले समझेंगे, और इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो समझने के लिए आई थिंक एक वीडियो काफ़ी नहीं है। तो हम टाइम टू टाइम जैसे जैसे न्यूज़ में ये चीज़ें मेंशन होती रहेंगी, हम आपको स्टैंड अलोन टॉपिक्स के फॉर्म में ये सारी चीज़ें समझाएंगे। जैसे हमें फिनांस कमीशन भी समझना है, जो 15th फिनांस कमीशन की रिपोर्ट थी, ठीक है, उसको भी समझेंगे। एंड इसको समझने के लिए अगेन आपको ये सब सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी पहले, एक्सपेंडिचर क्या है, रिसीट्स क्या है, ठीक है। इसके अलावा एक एक्ट होता है FRBM, ठीक है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, विच वॉज पास्ड इन ईयर 2003, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक अलग टॉपिक है। 15th फिनांस कमीशन भी अपने आप में एक अलग टॉपिक है। तो इन सबको हम कवर करेंगे, बट आज हम एक बहुत बेसिक लेवल पे समझते हैं कि एक्सपेंडिचर और रिसीट्स क्या होती हैं किसी भी कंपनी के पर्सपेक्टिव में और गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में, राइट। सो आज का मैं कंटेंट दिखा दूँ। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन बजट में क्या होता है, बजट से हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं वो समझेंगे, एंड फर्दर कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट, इन सब का हम एक ओवरव्यू देखेंगे आज। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको। सो मान लो कोई कंपनी है, ठीक है। स्टार्ट करते समय आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं जिससे इंस्टेंटली रेवेन्यू नहीं आ रहा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको पहले लाइसेंस फ़ी पे करनी होती है सो दैट आप कोई कंपनी सेटअप कर पाओ, राइट। लाइसेंस फ़ी जब आपको लाइसेंस मिल जाती है, देन आप लैंड एक्वायर करते हो या फिर बिल्डिंग बनाते हो उस पर, राइट। तो ये सब ऐसे खर्चे हैं जो कि आपके रेवेन्यू में काउंट नहीं होता, बिकॉज आपको उससे इनकम नहीं हो रही इंस्टेंटली। बट जो एसेट आप क्रिएट कर रहे हो उसके थ्रू आपको बहुत सालों तक फ़ायदा मिलता रहेगा इसका, राइट। तो कोई ऐसा खर्चा जिससे कि आप कोई एसेट एक्वायर कर रहे हो उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो एक्सपेंडिचर का मतलब बहुत सिंपल है कि हम जो भी खर्चे कर रहे हैं। रिसीट का मतलब है जो हमारी इनकम हो रही है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मतलब जो हमारे खर्चे हैं, रिसीट मतलब जो हमारी इनकम है, जो जब भी हमें कोई पैसा मिल रहा है कहीं से भी तो वो रिसीट में काउंट होगा। एक्सपेंडिचर के दो टाइप होते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। तो कैपिटल मैंने बताया, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जिससे हम किसी एसेट की क्रिएशन करते हैं या फिर एक्वायर करते हैं, ठीक है। मोस्टली इसको फिक्स्ड एसेट के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, जो कि सही भी है, बिकॉज फिक्स्ड एसेट्स ऐसे हैं, जैसे मान लो आपके कंपनी की कोई बिल्डिंग है, लैंड है, या कोई भी ऐसे व्हीकल्स हैं। तो ये सब ऐसे एसेट्स हैं ना जिसका फ़ायदा हमें बहुत लंबे टाइम तक मिलता है। आप अगर अकाउंटिंग के टर्म में देखोगे तो फिक्स्ड एसेट्स ऐसे एसेट्स हैं जिससे बेनिफिट आप डिराइव करते हो फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, राइट। तो वो आपका हो गया एसेट, वो आपका हो गया फिक्स्ड एसेट, ठीक है। करेंट एसेट्स ऐसे होते हैं जिनका फ़ायदा एक साल में ही मिल पाता है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगेन, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एसेट्स हैं जिससे आप कोई फिक्स्ड एसेट परचेज या एक्वायर कर रहे हो या फिर क्रिएट कर रहे हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि आप इसी साल के लिए कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब उसका फ़ायदा आपको अगले साल भी मिलने वाला है। जैसे एम्प्लॉयज़ की सैलरी होती है, राइट। सो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा क्योंकि आपको सैलरी हर महीने देनी पड़ती है, राइट। तो फिक्स्ड एसेट में जो हम खर्चे करते हैं उसका फ़ायदा हम बहुत लंबे टाइम तक उठा सकते हैं, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में उसी साल के लिए वो वैलिड होता है, ठीक है। और रिसीट फिर अगेन सेम लॉजिक पे, रिसीट में भी हम दो पार्ट कर सकते हैं, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। सो सपोज
कि आपके पास बहुत सारी बिल्डिंग्स हो गई हैं, आपकी बिजनेस बहुत सारे बिल्डिंग्स को ओन करती है और आपने कोई एक बिल्डिंग बेच दी, ठीक है, तो वो आपका आएगा कैपिटल रिसीट में, वो आपका आएगा कैपिटल रिसीट में। ओके, अब मान लो कि आपके कंपनी का जो भी डे टू डे ऑपरेशन है, जैसे आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे मान लो कि आपकी आईटी की फर्म है, राइट। सो आपने आपके किसी क्लाइंट ने पेमेंट किया आपको, क्यों? क्योंकि आपने 1 महीने के भीतर उनकी जो भी प्रॉब्लम थी उसको आपने सॉल्व कर दी, आपको वहाँ से पेमेंट मिल गई। जब भी कोई कंसाइनमेंट ख़त्म होता है तो उसकी पेमेंट मिलती है, राइट। सो अगर डे टू डे ऑपरेशन से जो भी आपकी इनकम हो रही है या फिर आपके पास जो पैसे आ रहे हैं, वो होगा पार्ट रेवेन्यू रिसीट का, ठीक है। सो एक्सपेंडिचर में 2 पार्ट हो गए, कैपिटल रेवेन्यू, दोनों को कैसे बाइफरकेट करते हैं, कैसे मतलब एक दूसरे से कैसे उसे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये समझ में आना चाहिए। लाइकवाइज रिसीट में भी 2 पार्ट होते हैं, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। ये भी मैंने समझा दिया कैसे कैसे। अगर हम किसी फिक्स्ड एसेट को बेच रहे हैं, वो आपका हो गया कैपिटल रिसीट। और अगर डे टू डे ऑपरेशन से जो आपका बिजनेस है, जैसे आप हो सकता है कि रॉ मटेरियल्स सप्लाई कर रहे हो किसी को, तो आपका जो क्लाइंट है जिसको कि आप रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हो, अगर उसने पेमेंट की है तो वो आएगा रेवेन्यू रिसीट में, ठीक है, क्योंकि वो आपका डे टू डे ऑपरेशन है। ओके, तो ये हमने समझ लिया किसी कंपनी के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। अब आते हैं गवर्नमेंट के उसमें पर्सपेक्टिव में। गवर्नमेंट भी क्या करती है ना कि हर साल गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं, गवर्नमेंट की इनकम होती है, तो हम इसको कंपनी से रिलेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप कंपनी के उसमें देखो पर्सपेक्टिव में, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 3 टाइप होते हैं, जैसे बैलेंस शीट होगी, देन इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है। हम ये भी बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट। इन सब को कंबाइंडली फिनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो आप किसी भी कंपनी के वेबसाइट पे जाओ, आपको एक अलग से उसमें सेगमेंट मिलेगा जिसमें उन्होंने 2-3 साल के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपलोड किया होगा। आप वहाँ पे जाके आराम से देख सकते हो कि कोई कंपनी कितना एसेट ओन करती है, उनकी कितनी लायबिलिटी है, या फिर उस कंपनी में कितना कैपिटल शेयर होल्डर्स के थ्रू आया है, राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है किसी भी कंपनी के वेबसाइट पे। अब इसको आप रिलेट करो गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट के भी खर्चे होते हैं हर साल के। अब गवर्नमेंट कोई एंटिटी नहीं है, एज इन की कोई कंपनी नहीं है, लेकिन फिर भी खर्चे तो इनके भी होते हैं। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक आर्टिकल है, दैट इज़ आर्टिकल 112। इसको आप याद रखना, रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम्स में देखा गया है कि अब आर्टिकल पे भी क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है या जो हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो उसके आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है इसमें, लेकिन आपने याद रख लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे सपोज़ कि इससे कोई आ गया, ठीक है, बजट के ऊपर या फिर जो फिजिकल डेफिसिट वगैरह है, तो इसके ऊपर कोई भी इससे आता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस तो आप इसमें यूज़ कर ही सकते हो, नो डाउट। लेकिन कोई इससे भी आता है ना, अगर आप वहाँ पे ये मेंशन कर रहे हो तो आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट दिखेगा बाकी लोगों से, ठीक है। तो एक बार हम देखते हैं क्या बोलता है ये। सो आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द यूनियन बजट, जो कि हर साल अभी कुछ सालों से ये 1 फरवरी, ठीक है, 1 फरवरी को मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस यूनियन बजट लेके आती है, ठीक है। आपने निर्मला सीतारमण को बहुत बार देखा होगा, एक सूटकेस कैरी करते हुए पार्लियामेंट में जाती है। तो उसमें क्या होता है ना, उसमें पूरे कंट्री का बजट होता है 1 साल का, ठीक है। ये 1 फेब को आता है। पहले ये आया करता था लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, लेकिन फिर इसमें मॉडिफिकेशन की गई और इसकी टाइमिंग लाइक जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस लेके आ रही है, तो उसके डेट को चेंज कर दिया गया। 1 फेब को आती है ये, ठीक है। इसके एक दिन पहले इको सर्वे आता है। सो वैसे तो ये आज के हमारे टॉपिक में इन्वॉल्व नहीं है, इको सर्वे पे हम बात नहीं करेंगे, बट इकोनॉमिक सर्वे का मैं आपको बता दूं। देखो होता क्या है, बजट जब भी हम बनाते हैं तो बजट हम आगे के टाइम का बनाते हैं। जैसे मान लो कि मेरी सैलरी आई, ठीक है। अब मुझे प्लान करना है कि मैं नेक्स्ट मंथ कैसे कैसे कहाँ खर्चे करने वाला हूँ, कौन कौन सी जगह जहाँ से मुझे कुछ इनकम होने वाली है। सपोज हो सकता है ऐसा कि मैंने पास्ट मंथ में अपने किसी फ्रेंड को कुछ अमाउंट लेंड किया होगा, ठीक है, जो कि मुझे इस बार मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ों को देख के ना हमें अपना मंथ पूरा प्लान करना पड़ता है एडवांस में कि कहाँ खर्चे होने हैं, कहाँ से पेमेंट आनी है। वो हमारे लिए बजट हो गया, ठीक है। पर्सनल फिनांस में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। बजट हम हमेशा फ्यूचर के लिए बनाते हैं, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए बना सकते हैं, लेकिन आगे का बनाते हैं हमेशा। इको सर्वे, तो यूनियन बजट तो आप समझ गए कि कोई भी कंट्री जब 1 साल का अपना पूरा लेआउट बनाती है कि कहाँ से खर्चे होने हैं, कहाँ से रिसीट आनी है, तो वो हो गया यूनियन बजट का पार्ट। लेकिन मान लो हमने इस बार का बजट बना दिया, ठीक है, और जितने टाइम के लिए बजट बनाया था वो टाइम अब
कोलैप्स होने वाला है। मान लो कि हमने बनाया था मार्च तक का बजट बनाया था, ठीक है, तो हमने पूरे साल खर्चे किए हैं, हमारी इनकम भी आई है, लास्ट में टाइम आता है उसको थोड़ा सा एनालाइज करने का, ठीक है, लास्ट में टाइम आता है इवेलुएट करने का कि जो हमारे खर्चे थे, जो हमने सोचा था कि जहाँ जहाँ करने हैं, जहाँ से पेमेंट आनी है, जब लास्ट में बैठ के ना उन सबकी एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तब हमें पता चलता है कि हमने जो पहले बजट प्लान किया था, लेके आए थे, खुद के लिए बनाया था, वो कितना सक्सेसफुल रहा, ठीक है, क्या हमने अपना फिस्कल मैनेजमेंट किया। पर्सनल फिनांस में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर लास्ट में हम बैठ के ये सारी चीज़ें मतलब एनालिसिस कर रहे हैं बहुत अच्छे से कि हमारा सब कुछ सही रहा कि नहीं, एज प्लान्ड चीज़ें गई हैं कि नहीं, वही काम इको सर्वे में होता है। इकोनॉमिक सर्वे में ये देखा जाता है कि लास्ट फिस्कल ईयर में कंट्री की परफॉर्मेंस क्या थी। खैर ये एक अलग टॉपिक है जिसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो अभी हम कहाँ पे थे, हमने ये देखा कि किसी भी कंपनी की तरह जो फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है, आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ये तीनों चीज़ें मिलेंगी। लाइकवाइज जो यूनियन बजट है उसको आर्टिकल 112 में रेफर किया गया है एज एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। सो इसका ऑफिशियल नेम एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ये है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। आपको लीगली यही नाम मिलेगा, बट यूनियन बजट एक बहुत ही पॉपुलर नेम है, ऐसा होता है बहुत बार, ठीक है। तो आप इसको याद रखना, एएफएस एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, ये इसका ऑफिशियल नेम है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इसको पॉपुलरली यूनियन बजट बोला जाता है। पहले रेलवे का अलग से बजट आया करता था, बट वो इसके साथ मर्ज कर दिया गया। देन पहले प्लान्ड एंड अनप्लान्ड एक्टिविटीज़ के लिए भी बजट अलग से आती थी, बट अब सब कुछ एक साथ ही आता है, ठीक है। तो सो दैट लोगों के लिए भी ईजी रहे पढ़ना इसको और अलग अलग डॉक्यूमेंट्स ना हो। तो अब हम बात करेंगे कि फिर गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर होती कहाँ का है और उनकी रिसीट कैसे कैसे होती है। बजट को डिफरेंट कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसके। एक होता है कि एक्सपेंडिचर और रिसीट के टर्म्स में बांटें, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि हम कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट के टर्म्स में इसको हम बांटें, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि एक्सपेंडिचर में क्या क्या होता है, रिसीट में क्या क्या होता है। तो एक्सपेंडिचर ऐसा हो सकता है ना कि गवर्नमेंट को मान लो कि कोई पुल बनानी है, ठीक है, या फिर कोई बिल्डिंग्स बनानी है, रोड्स बनाने हैं, तो वो सब आएगा एक्सपेंडिचर में। रिसीट्स क्या क्या हो सकते हैं गवर्नमेंट के, सपोज़ कि इंडियन गवर्नमेंट ने किसी और कंट्री को लोन दे रखा है, वहाँ से जो इनकम आ रही है वो हो गया रिसीट का पार्ट। सपोज़ जो भी हम टैक्स देते हैं वो चाहे डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, तो वहाँ से पैसे आ रहे हैं तो वो गवर्नमेंट के लिए रिसीट हो गई, ठीक है। ओवरऑल मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी डिटेल में थोड़ा सा आते हैं इस वाले स्लाइड पे। तो अब देखो हम आते हैं पहले कैपिटल बजट पे। कैपिटल बजट क्या हो सकता है, कैपिटल बजट के सबसे पहले तो दो पार्ट होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि आज के आर्टिकल का थीम है, दूसरा हो सकता है कैपिटल रिसीट। और मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ सो दैट ये आपके दिमाग में रह जाए। रिटेंशन तभी हो पाएगी जब आप बार बार समझोगे उसको, बार बार सुनोगे उसके बारे में, तो काफ़ी कुछ लगेगा कि आपको रिपीट हो रहा है, लेकिन ये आपके लिए सही है, आप इसको लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जैसे मैंने पहले ही बताया क्या क्या हो सकता है। सपोज़ गवर्नमेंट कोई एसेट एक्वायर कर रही है या फिर क्रिएट कर रही है, जैसे किसी भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम के लिए, जैसे मान लो कि रोड बनाने हैं, मेट्रो बनानी है, तो हमें लैंड एक्वायर करनी पड़ती है पहले, राइट। तो लैंड एक्वायर कर रहे हैं ना, तो वो आएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अब याद करो मैंने पहले क्या बताया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी कंपनी के पर्सपेक्टिव में ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसके थ्रू हम कोई एसेट एक्वायर करते हैं या फिर क्रिएट करते हैं। तो अगर हम लैंड एक्वायर कर रहे हैं रोड बनाने के लिए तो वो आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। क्यों? इसलिए क्योंकि रोड की बेनिफिट हमें बहुत लंबे टाइम तक मिलती रहेगी, ठीक है। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू जस्ट वन फिनेंशियल ईयर। तो जब भी कोई एसेट हमें एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड, और अकाउंटिंग पीरियड का इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब है 1 साल, ठीक है, क्योंकि बजट 1 साल के लिए आता है। सो अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए हमें उसकी बेनिफिट्स मिल रही है, सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक। फिर कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट में क्या हो गया, मैंने बोला कि कोई इंडिया ने किसी दूसरे कंट्री को लोन दिया, ठीक है, वहाँ से इंटरेस्ट आ रही है, तो वो हमारा हो गया कैपिटल रिसीट, ठीक है। ऐसे हो सकता है कि हमने कोई एसेट बेच दिया गवर्नमेंट, क्योंकि टाइम टू टाइम डिसइन्वेस्टमेंट भी करती है, डाइवेस्टमेंट भी बोलते हैं इसको। तो मान लो कि जैसे एयर इंडिया में जो स्टेक था गवर्नमेंट का वो इसने बेच दिया टाटा को, ठीक है। अब यहाँ से जो पैसे आए दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट, क्योंकि हमने कोई एसेट अपना बेचा है, ठीक। तो ये हमारा हो गया कैपिटल रिसीट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे जो कि है रिवेन्यू बजट। तो अगेन रेवेन्यू बजट के भी दो पार्ट होंगे। सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
और दूसरा होगा रेवेन्यू रिसीट। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या है, रिसीट क्या है, सब आपको समझ में आ रहा है। तो हम बात कर लेते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिर क्या हो सकता है। तो जब भी वर्ड रेवेन्यू रहेगा ना, रेवेन्यू और कैपिटल में आपको दो चीज़ें हमेशा दिमाग में रखनी है कि रेवेन्यू से जो भी कुछ आ रहा है या जो भी कुछ जा रहा है दैट इज़ लिमिटेड टू 1 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो आप सपोज करो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फिर क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सोचो इस पर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे गवर्नमेंट अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको सैलरी देती है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। रिसीट में क्या क्या हो सकता है, रिसीट को अगर हम डिवाइड करें तो हम इसको बहुत वेज से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू समझाता हूँ। एक को हम बोल सकते हैं टैक्स रिसीट, दूसरे को बोल सकते हैं नॉन टैक्स रिसीट। फर्दर टैक्स रिसीट्स को भी हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, कल के वीडियो में हमने थोड़ी बात की थी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे। ये अगेन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम देखेंगे बाद में डिटेल में। सो टैक्स रिसीट दो टाइप के हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आपको पता होगा इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, इनकम टैक्स, क्योंकि ये हमारे अकाउंट से जा रहा है डायरेक्टली और वो डिपेंड करेगा कि हमारी इनकम है कितनी। देन अगर आप कॉर्पोरेट के उसमें कॉन्टेक्स्ट में देखो तो कॉर्पोरेट टैक्स। फर्दर इसमें हम वेल्थ टैक्स को भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे टैक्सेस हैं जो डायरेक्ट होते हैं, ठीक है। सो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट में जैसे मान लो जीएसटी हो गया, ठीक है, या फिर कहीं पे एक्साइज ड्यूटी है। जब भी एक्साइज वर्ड यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में आ रहा है तो दिल्ली गवर्नमेंट का वो चीज़ वो सब आपको याद आ रहा होगा। तो उसके थ्रू जो रिसीट कलेक्ट होती है, सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। जीएसटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, ठीक है। ये सब कुछ आपका आएगा टैक्स रिसीट में, इनडायरेक्ट टैक्स रिसीट में। अब आते हैं नॉन टैक्स रिसीट क्या है। सो नॉन टैक्स रिसीट ये हो सकता है कि जैसे मान लो कि आप बिना हेलमेट के चलाते हो, बहुत सारे लोग, मैं भी कभी कभी ऐसे जल्दबाजी होती है तो मैं भूल जाता हूँ, राइट। तो मान लो कि हम बिना हेलमेट के ऐसे ट्रैफिक में जा रहे हैं, ट्रैफिक में है, किसी पुलिस वाले ने देख लिया, अब वो हमारा चालान काटेगा। तो ये सब के थ्रू जो इनकम होती है ना, उस सब को हम इंक्लूड कर सकते हैं नॉन टैक्स रिसीट में, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा एसेट या फिर बहुत तरह के खर्चे होते हैं जो कि टैक्स का पार्ट तो नहीं है, जैसे मैंने बताया आपको कि चालान हो गया। इसके अलावा मान लो गवर्नमेंट की कोई हॉस्पिटल है जिससे इनकम हो रही है, गवर्नमेंट की कॉलेजेस हैं, ठीक है, उसमें भी फीस आती है, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ इनकम हो रहा है, राइट। सो वो सब आ जाएगा आपका नॉन टैक्स रिसीट में। ओके, तो आज हमने समझ लिया पूरा इसका ओवरव्यू। शाम के टाइम आपको हमारे मिंट स्टैटिका सेगमेंट पे इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन मिल जाएगा। मैंने आज जानबूझ के क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि आज का फोकस मेरा था कि मैं आपको एक ओवरव्यू समझाऊँ, सो दैट आप, क्योंकि बजट आने वाला है, ठीक है, फरवरी में आएगा। फरवरी में जब बजट आता है ना, उसके पहले ये जितने भी बेसिक चीज़ें हैं अगर आपको वो पता है तो आप रीड कर पाओगे अच्छे से बजट को। तो मेरा फोकस बस ये था कि मैं आपको बेसिक आइडिया दूँ, डिटेल में नहीं गया मैं आज। तो शाम के टाइम पे आप इस वाले सेगमेंट पे जाना एंड आज के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। और आपने अगर पहले के दिनों का नहीं किया है तो आप एक बार देख लो। इसमें होता क्या है, बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूँ कि मिंट न्यूज़पेपर में जितने भी आर्टिकल्स होते हैं ना, मैं उसको पिक करता हूँ 5-6 आर्टिकल्स को, एंड आर्टिकल का जो भी कंटेंट है उसके स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो हमारे पास जैसे पीआईबी सूत्र है या फिर जो हमारे करंट अफेयर्स की कंपाइलेशंस होती है, वहाँ से आपको करंट अफेयर्स की चीज़ें पता हो रही हैं। लेकिन एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसा होता है कि स्टैटिक क्वेश्चंस भी आते हैं। वो स्टैटिक क्वेश्चंस रैंडम नहीं होते, वो न्यूज़पेपर के किसी आर्टिकल या पीआईबी के किसी आर्टिकल पे ही बेस्ड होते हैं, राइट। तो हमारा ये रहा है इसमें फोकस कि हम उन आर्टिकल्स को पिक करें और उस पर स्टैटिक क्वेश्चन पूछें। तो आपकी क्या होगी ना कि स्टडी इससे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हो जाती है, क्योंकि करंट अफेयर्स तो कर ही रहे हो आप, साथ साथ में आपको स्टैटिक चीज़ें भी पता चल रही हैं। तो इस वाले सेगमेंट पर जाना आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, एंड अभी भी बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो, एंड आपको नोटिफिकेशन वीडियो की तुरंत मिले तो इसके लिए बेल आइकन यहाँ पे जरूर से प्रेस करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।